हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका MGCI के यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ हम लोग जेई मेंस 2025 के सेशन 1 के चैप्टर वाइज PYQ डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस किया था और आज हम लोग एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर से अराउंड 18 to 19 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछना बनता भी है बेसिकली, बिकॉज ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है। इसको सॉल्ट एनालिसिस के साथ कंबाइन करके भी काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए वन बाय वन हम लोग क्वेश्चंस उठाते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस है। तो पहले सवाल में पूछा जा रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस CFSE। CFSE का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से किस में CFSE, जिसको डेल्टा नॉट से डिनोट किया गया है, डेल्टा O से डिनोट किया गया है, O का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल, वो 0 के बराबर होगा। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के दो तरीके मैं आपको बताता हूं। पहला तरीका है कि आप कॉन्फ़िगरेशंस लिखिए और फिर उसके बाद में CFSE कैलकुलेट करिए और वैल्यू 0 लेके आइए, वो एक प्रॉपर तरीका हो जाता है। अदर देन दैट, इतना लंबा तरीका फॉलो नहीं करके हम लोग बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक लगा सकते हैं। जब भी D5 कॉन्फ़िगरेशन हुआ और एक वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो T2G और EG के अंदर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और उस केस में डेल्टा O हमारे पास 0 आएगा। या फिर D10 कॉन्फ़िगरेशन हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वीक फील्ड लिगेंड होगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, बिकॉज अगर D10 है तो ये कंप्लीटली फील्ड रहेगा और उस केस में भी T2G और EG के अंदर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और वहां पे भी डेल्टा O 0 होने वाला है। ठीक है, तो बाय दिस लॉजिक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चार्जेस जो है, यहाँ पे हमारे पास में Fe+3 है। Fe+3 की अगर हम लोग बात करें तो Fe+3 का कॉन्फ़िगरेशन होगा D5, 3D5। पर यहाँ पे जो लिगेंड है ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू 0 नहीं होने वाली। ठीक है, अभी हम लोग इसको कैलकुलेट भी कर लेंगे और इसको प्रूफ भी कर देंगे 0 कैसे है। K4FeCN6 की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि Fe+2 चार्ज है। अगर Fe+2 चार्ज है तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जो आपके पास में रहने वाला है ये D6 कॉन्फ़िगरेशन रहने वाला है। इसका मतलब T2G और EG के अंदर इक्वल इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे, तो ये भी 0 नहीं रहेगा। FeNH3 Br2 की अगर बात करें, दोबारा से आप देख सकते हैं Fe+2 है, इक्वल इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहने वाले T2G EG में, फिर से 0 नहीं रहेगा। लास्ट ऑफ ऑल, आप अगर FeSCN6 में देखें तो यहाँ पे Fe+3 चार्ज है। क्योंकि Fe+3 चार्ज है तो ये D5 कॉन्फ़िगरेशन है और लिगेंड जो यूज किया हुआ है यहाँ पे थायोसाइनेट यूज किया हुआ है, बेसिकली वो एक वीक फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पे ये वैल्यू 0 आने वाली है, मतलब ऑप्शन डी जो रहेगा ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बनने वाला है। अब चलिए थोड़ा सा कैलकुलेट करके भी बता देते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में डी ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं एज EG एंड T2G। ठीक है, बेसिक आइडिया हम लोग सब रखते हैं कि जो लोअर एनर्जी लेवल्स रहते हैं उनको T2G बोलते हैं। यहाँ पे DXY, DYZ और DZX होते हैं और DX2 Y2 DZ2 इनका एनर्जी ज्यादा होता है और ये EG होता है। ठीक है, तो ये 0 एनर्जी लाइन के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू हमारे पास में 0.4 डेल्टा O होता है और ये वैल्यू हमारे पास में 0.6 डेल्टा O होता है। क्योंकि ये 0 से कम है तो इसको हम लोग माइनस साइन से डिनोट कर देते हैं। इसको -0.4 डेल्टा O बोल सकते हैं, उसको +0.6 डेल्टा O बोल सकते हैं। ठीक है, अब जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया ए वाले केस में, अगर हम लोग देखेंगे Fe+3 है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास 3D5 है और ये लिगेंड जो है ये हमारे पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हम देख सकते हैं कि T2G के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे और EG के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। अगर यहाँ पे हम लोग CFSE लिखें तो CFSE आपके पास में हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन्स इन T2G और इंटू -0.4 डेल्टा O, तो -2 डेल्टा O की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जो डेफिनेटली 0 नहीं है। सेकेंड केस में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास Fe+2 है। Fe+2 है मतलब कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास 3D6 आ जाएगा और दोबारा से हम देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का केस है। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा T2G के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। फिर से अगर हम लोग CFSE की वैल्यू कैलकुलेट करें
तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं 6 इंटू -4 ऑफ डेल्टा ओ, जिससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -2.4 डेल्टा ओ। सो अगेन दिस इज नॉट इक्वल टू 0। थर्ड केस में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास Fe+2 आयन है, जो वापस से देख सकते हैं 3d6 है, 3d6 है, और लिगेंड जो है ये वापस से आप बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, NH3 का लिगेंड है, तो SFL है, और SFL है तो अभी हम लोगों ने इस केस को कंसिडर किया। CFSE की वैल्यू जो हमारे पास आने वाली है ये -2.4 डेल्टा ओ की वैल्यू आने वाली है। लास्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग FeSCN होल 6 वाला कॉम्प्लेक्स देखें तो यहाँ पे Fe+3 है, Fe+3 है, 3d5 है, और हमारे पास एक वीक फील्ड लिगेंड है। क्योंकि हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है तो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स इन T2G एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स इन EG। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम लोग लिख के देख सकते हैं। तो CFSE की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 टाइम्स -4 ऑफ डेल्टा ओ प्लस 2 टाइम्स प्लस 0.6 ऑफ डेल्टा ओ, और यहां से आप देख सकते हैं -1.2 एंड +1.2, ये वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। इसलिए जैसे मैंने आपको समझाया, एक शॉर्ट ट्रिक तो ये हो जाती है कि D5 कॉन्फ़िगरेशन वीक फील्ड लिगेंड के साथ में आपको CFSE की वैल्यू 0 देगा, या फिर D10 कॉन्फ़िगरेशन किसी भी लिगेंड के साथ में आपको 0 CFSE की वैल्यू देगा। अदर देन दैट आप इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, और दोनों तरीके से ऑप्शन डी जो रहेगा ये करेक्ट ऑप्शन आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ हमें कुछ कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं निकेल के, और हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकेल का क्या रहेगा और हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा। तो पहले कॉम्प्लेक्स को अगर हम लोग देखें NiCl4 -2, ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हैं -2 टोटल चार्ज है, निकेल को हम लोग x रख लेते हैं, 4 इंटू -1 फॉर Cl, तो x की वैल्यू +2 आ जाएगी, मतलब निकेल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब बिल्कुल सिंपल सा रूल एक और यूज करते हैं, निकेल +2 जिसका कॉन्फ़िगरेशन D8 है, अगर ये वीक फील्ड लिगेंड के साथ रहता है तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, और अगर ये निकेल +2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ रहेगा तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं +2 है, और साथ में जो लिगेंड यूज किया हुआ है ये वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। सेकेंड अगर हम लोग देखेंगे NiCO4, तो कार्बोनिल जो रहता है एक न्यूट्रल लिगेंड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, सो टोटल चार्ज 0, x रख देते हैं निकेल को, 4 इंटू 0, तो यहां हम देख सकते हैं निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी 0। निकेल 0 की बात करी जा रही है, और ये देखिए एक स्पेशल केस है जिसको अलग से पढ़ाया भी जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। NiCO4 ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बहुत से बच्चे यहाँ पे सोचते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, और वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स Ni+2 के केस में आता है, नहीं Ni0 के केस में। यहाँ Ni0 में कुछ इस तरह से हम लोग इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हमारे पास में D8 है, देखिए हम लोग पहले D8 बना लेते हैं, और साथ में 4s2 भी है। ठीक है, बिकॉज आप समझते हैं कि निकेल का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d8 होता है, तो यहाँ पे D8 4s2 है, बट बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बैक पेयरिंग हो जाएगी, और बैक पेयरिंग हो जाएगी तो आप देखेंगे कि s के इलेक्ट्रॉन्स भी d में ट्रांसफर हो जाएंगे, और फाइनली आपके पास में जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा ये बन जाएगा 3d10 कॉन्फ़िगरेशन। बिकॉज ये 3d10 कॉन्फ़िगरेशन बन चुका है तो d ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन के लिए 4s और 4p ऑर्बिटल्स ही कंसीडर करने पड़ेंगे। सो यहां से आप देख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन जो आने वाला है वो रहने वाला है sp3, इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स बनने वाला है वो दोबारा से टेट्राहेड्रल ही बनने वाला है। सो आई रेट इट एज अ गुड क्वेश्चन जहां पे एक कंसेप्ट यूज किया गया है। सो दोनों केस में आप देख सकते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना है, पहले केस में निकेल +2 है और दूसरे केस में निकेल 0 है। ठीक है, तो ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। सो वी आर लुकिंग फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विथ निकेल 2 एंड निकेल 0, सी ऑप्शन जो रहेगा ये करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। अगले सवाल में देखा जाएगा करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इन टर्म्स ऑफ CFSE। अगेन द सेम थिंग, CFSE की बात की गई है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की बात की गई है। अब दोनों तरीके वैलिड है, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, आप पहले पूरा सबको लिख के देखिए, जिसमें समय बहुत लगता है और रिकमेंडेड नहीं होता है। अगर
कोई और ऑल्टरनेटिव तरीका होता है तो डेफिनेटली हम लोग उसको सोचते हैं, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव तरीका यहाँ पे क्या है, बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। जैसे जैसे मेटल पे चार्ज बढ़ता है CFSE की वैल्यू बढ़ती है। बिकॉज मैं यहाँ पे देख सकता हूं कि सब में कोबाल्ट यूज किया गया है, तो जो CFSE की वैल्यू रहेगी, सबसे पहले इसको हम लोग अगर सीक्वेंस वाइज करें तो देखिए CFSE जो रहता है वो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स पे डिपेंड करता है। स्क्वायर प्लेनर में CFSE की वैल्यू मैक्सिमम होती है, उसके बाद में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होती है और सबसे कम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होती है, ठीक है। फर्स्ट केस ये हो गया, आप ज्योमेट्री निकाल सकते हैं, आप पता कर सकते हैं कि स्क्वायर प्लेनर है कि टेट्राहेड्रल है, और वहां से आपको डायरेक्टली आइडिया लग जाएगा, ठीक है। सेकेंड, अगर सेम टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स है तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे CFSE की वैल्यू भी बढ़ेगी। बोलने का मतलब यह है कि कोबाल्ट +3 के केस में CFSE की वैल्यू ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू कोबाल्ट +2 में, ठीक है। एंड थर्ड जो रहता है वो नेचर ऑफ लिगेंड है। तो जैसे जैसे लिगेंड की स्ट्रेंथ बढ़ती है, जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, वैसे वैसे दोबारा से CFSE की वैल्यू बढ़ती है। तो अगर लिगेंड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, दोबारा से CFSE की वैल्यू बढ़ने वाली है, ठीक है। बाय द लिगेंड स्ट्रेंथ आई मीन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिससे हम लोग देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड कौन सा है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं, लेट अस राइट देम डाउन। CONH3 होल 6, साथ में +3 यूज किया हुआ है। सेकेंड पे हमको दिया हुआ है COEN होल थ्राइस, फिर +3 चार्ज है इस पे। उसके बाद में हम देख सकते हैं CONH3 होल 6 अलॉन्ग विथ +2 चार्ज। एंड लास्ट ऑफ ऑल हम देख सकते हैं CONH3 होल 4 अलॉन्ग विथ +2 चार्ज, ठीक है। ये 4 चीजें हम लोगों ने लिख ली। अब देखिए इसको बिना CFSE निकाले कैसे सॉल्व करेंगे। यहां मैं देख सकता हूं कोबाल्ट पे +3 चार्ज है, यहां भी कोबाल्ट पे +3 चार्ज है, यहां कोबाल्ट पे +2 चार्ज है, और यहां भी कोबाल्ट पे +2 चार्ज, ठीक है। सो बेसिक ऑब्जर्वेशन मुझे ये बताता है कि दो कोबाल्ट +3 चार्ज वाले और दो कोबाल्ट +2 चार्ज वाले। अब टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स हम लोग देख लेते हैं। यह ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अगेन यू हैव गॉट एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और कोबाल्ट +2 जिसका कॉन्फ़िगरेशन D7 है, ये एक वीक फील्ड लिगेंड के साथ में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने वाला है, ठीक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना होगा। बिकॉज कोबाल्ट +2 है तो कॉन्फ़िगरेशन 3D7 होने वाला है। और लिगेंड जो है एक्चुअली इट्स नॉट अ वीक फील्ड लिगेंड, बट इस चीज को आप समझिए, जो लिगेंड रहता है ये मेटल के चार्ज पे भी डिपेंड करता है कि कोई लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा कि वीक फील्ड रहेगा। बट अभी D7 कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास में, एंड बिकॉज यहाँ पे D7 कॉन्फ़िगरेशन है, कोबाल्ट पे +2 चार्ज है, तो ये लिगेंड का स्ट्रेंथ NH3 लाइज ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक। तो ये बहुत बढ़िया लिगेंड नहीं है कोबाल्ट +2 के लिए, मतलब ये बैक पेयरिंग नहीं करवाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनने वाला है ये एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, ठीक है। दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। सो इस क्वेश्चन का जो हाईलाइट है वो मैं इसी को बोलूंगा कि आपको ये प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि ये कॉम्प्लेक्स जो है ये टेट्राहेड्रल है, ना कि ये स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं टेट्राहेड्रल है, बोलने का मतलब है ये सबसे कम CFSE रखने वाला है। अब ये 3 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और देख सकते हैं कोबाल्ट पे +2 है तो ये उससे थोड़ा कम रहेगा। अब इन दोनों लिगेंड्स को हम लोग कंपेयर जरूर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे लिगेंड इथाइलिन डायमाइन है और यहाँ पे लिगेंड NH3 है। और स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड की अगर बात करें तो EN ज्यादा पावरफुल लिगेंड है एज कंपेयर टू NH3, ठीक है। सो अगर हम लोग इसका ऑर्डर लिखे, सबसे ज्यादा CFSE की वैल्यू अगर हम लोग देखें, सबसे ज्यादा CFSE की वैल्यू आने वाली है आपके पास में COEN होल थ्राइस में। फिर इसके बाद में CFSE की वैल्यू रहने वाली है CONH3 होल 6 विद अ +3 चार्ज। उसके बाद में आपके पास में रहने वाला है CONH3 होल 6 विद अ +2 चार्ज। एंड फाइनली आप देख सकते हैं हमारे पास सबसे कम वैल्यू आने वाली है CONH3 होल 4, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है विद अ +2 चार्ज। तो ये हमारा ऑर्डर रहने वाला है CFSE का। अब हम लोग ऑप्शंस चेक कर सकते हैं, और ऑप्शंस चेक करने पे मैं देख सकता हूं कि ऑप्शन D जो है ये करेक्ट ऑप्शन बनने वाला है। सो ऑप्शन D इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर अस।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। तो यहां पूछा गया है यू हैव टू आइडेंटिफाई दी होमोलेक्टिक कॉम्प्लेक्स विच आर लो स्पिन। अब देखिए दो शब्द यूज किए, पहले तो इसने यूज किया है होमोलेप्टिक। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस का मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसके अंदर सेम टाइप ऑफ लिगेंड है, केवल एक टाइप ऑफ लिगेंड है। बोलने का मतलब है जो ए ऑप्शन है इसको हम लोग शुरू से ही कंसिडर नहीं करेंगे, ये एक हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, ना कि होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब बचे हुए हमारे पास चार है। तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन तब बनेगा जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। तो अगर ये लो स्पिन की बात कर रहा है, यहां से मुझे हिंट मिलने वाला है कि ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करने वाला है। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं। तो फ्लोरीन की बात करेंगे, ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है। CN की बात करेंगे, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। NH3 की बात करेंगे और चार्ज देखेंगे +3 है, वापस से एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया है, कोई लिगेंड स्ट्रॉन्ग या वीक है ये सिर्फ लिगेंड की प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेटल और लिगेंड दोनों के इंटरेक्शन की प्रॉपर्टी है। कोबाल्ट +3 पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, इस कारण से बहुत से लिगेंड्स कोबाल्ट +3 के लिए, मोस्टली ऑक्सीजन डोनर लिगेंड्स की बात कर लेते हैं हम लोग, तो बहुत से लिगेंड्स इसके लिए भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा NH3, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। H2O की बात करते हैं, H2O एक न्यूट्रल लिगेंड है, बहुत अच्छा लिगेंड नहीं है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये बैक पेयरिंग नहीं करेगा, इसलिए ई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं रहेगा। तो मैं देख सकता हूं सी और डी केसेस में कॉम्प्लेक्स होमोलेप्टिक भी है, बैक पेयरिंग हो रही है, इसका मतलब ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बनने वाला है। सो ऑप्शन बी सी एंड डी ओनली ये करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। अगले सवाल में देखेंगे कॉम्प्लेक्स ऑफ Ni+2 DMG के साथ कितना हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, NiDMG होल ट्वाइस, इससे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। NiDMG होल ट्वाइस जो रहता है ये निकल के क्वालिटेटिव एस्टिमेशन के अंदर भी यूज किया जाता है, ये एक रोजी रेड कलर देता है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं तो सारी चीजें वहां से क्लियर हो जाएगी। तो निकेल +2 हमारा एक सेंट्रल एटम है। ठीक है, और हम लोग बना लेते हैं डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, तो हमारे पास हो गया ग्लाइऑक्सीमेट का मॉलिक्यूल, जहां पे लगा हुआ है हमारे पास डाइमिथाइल। तो ये लिगेंड जो है जो मैंने निकल के आसपास बनाया है, दिस लिगेंड इज DMG लिगेंड, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट लिगेंड। ठीक है, दूसरी साइड से भी बना लेते हैं हम लोग डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट लिगेंड। और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स डोनेट कर देते हैं निकेल को। और ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है O और H के बीच में। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स आपके सामने कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पे बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं। बच्चे बहुत सी बार जल्दी जल्दी में इसको मिसरीड कर लेते हैं और वो इसको नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स पढ़ देते हैं। आपको दिख रहा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो 2 है, बट इसका आंसर 2 नहीं है, बिकॉज ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पूछ रहा है। तो गिन सकते हैं कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। यहाँ हम देख सकते हैं 3, 6, 7। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास है 6 और एक 7। ठीक है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम की बात कर रहे हैं, सो नंबर ऑफ H एटम्स की बात कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल हाइड्रोजन एटम्स जो है वो 14 एटम्स है। तो यहाँ पे आंसर जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी 14 एटम्स। ठीक है, सो 14 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहां पूछा गया है कौन से कॉम्प्लेक्सेस फेशियल और मेरिडियनल आइसोमरिज्म शो करेंगे। फेशियल या मेरिडियनल आइसोमरिज्म के लिए नेसेसरी है कि कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल हो, और ये जो कॉम्प्लेक्स है वो A3B3 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। अब जब मैं A3B3 बोल रहा हूं इसका मतलब ये है कि दो लिगेंड्स, दो अलग अलग टाइप के लिगेंड्स होने चाहिए और दोनों 3-3 होने चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं कुछ इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस की।
तो यहां पे मान लीजिए एक लिगेंड ए है और दूसरा लिगेंड बी है। तो पहला फॉर्म जो मैंने लिखा है इसको हम लोग फेशियल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह से व्यू किया जा सकता है, दिस इज अ फेशियल फॉर्म। तो यहाँ पे दो बेसिकली ऐसा समझ सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स बनेंगे जो परपेंडिकुलर रहेंगे, जो पैरेलल रहेंगे। ठीक है, और ये फॉर्म जो है ये मेरिडियनल फॉर्म बोला जाता है। यहाँ पे आपके पास में दो परपेंडिकुलर ट्राइंगल्स के फॉर्म में ये बनता है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे बड़े सिंपल सा क्वेश्चन में इसको रेट करूंगा, बिकॉज आप बस ये देखना चाह रहे हैं कि कौन से वाला कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर दो लिगेंड्स यूज किए हैं और दोनों तीन तीन होंगे। तो हम देख सकते हैं कि ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी एक ही तरह का लिगेंड है, ये डेफिनेटली क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है। और लास्ट वाला MA4B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है जो वापस से सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ऑप्शन सी जो रहेगा ये करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जहां पे जेईई मेंस ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को रिलेट किया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ। और ये एक स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो बहुत सी बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जाता है। बेसिकली इसके अंदर हम लोग किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करके आई की वैल्यू निकाल लेते हैं और उस आई की वैल्यू से हमको पता चल जाता है कि टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होने वाले हैं। तो चलिए पहले सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ऐसा बोला गया है कि CrCl3.XNH3, ठीक है, इस तरह का कोई सा कंपाउंड है, कोई सा कॉम्प्लेक्स है जिसका 0.1 मोल का मोलल सॉल्यूशन, 0.1 मोलल मतलब मोलैलिटी जो है वो 0.1 दी हुई है, उसका एक्वस सॉल्यूशन यूज किया गया है। और ये डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये 0.558 डिग्री की वैल्यू शो कर रहा है। ये मानते हुए कि 100% आयनाइजेशन होगा, 100% डिसोसिएशन होगा, अल्फा की वैल्यू 1 मानी गई है। तो ये मानते हुए कि अल्फा की वैल्यू 1 है, आपको ये बताना है कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमको पता है डेल्टा TF जो रहेगा दैट विल बी इक्वल टू आई इंटू KF इंटू मोलैलिटी। ठीक है, तो डेल्टा TF की वैल्यू 0.558 दी हुई है, हमें आई की वैल्यू पता करनी है। KF की वैल्यू हमें दे रखी है 1.86 और मोलैलिटी की वैल्यू दे रखी है 0.1। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और आई की वैल्यू आपके पास में 3 आ जाएगी। बोलने का मतलब है हम लोग 3 आयंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं और वहां से फटाफट इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको समझिए, अगर ए को हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में देखते हैं तो हमारे पास में 3 आयंस आने वाले हैं ए से। ठीक है, कौन से 3 आयंस आने वाले हैं चलिए लिख लेते हैं इसको। तो CrNH3 होल 5 Cl+2 एंड 2Cl माइनस, ये ए से हमारे पास आयंस आने वाले हैं। डेफिनेटली आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 आयंस आने वाले हैं, अल्फा की वैल्यू 1 है, इसलिए यही करेक्ट ऑप्शन रहना चाहिए ए। बाकी को क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग। बी में आप देखेंगे 4 आयंस आएंगे, CrNH3 होल 6 +3 और साथ में 3 Cl माइनस आएंगे। तो हम देख सकते हैं टोटल 4 आयंस आ रहे हैं। हम लोग सी में देखेंगे तो सी में आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स में कोई आयंस नहीं है, इसलिए आपके पास में एक ही मॉलिक्यूल रहेगा बेसिकली, और ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से रहेगा। तो आपके पास में आई की वैल्यू 1 आती तो ये ऑप्शन सही हो जाता, जो कि नहीं है। और लास्ट वाले में आप देखेंगे डी वाले में तो हमें सिर्फ 2 आयंस मिलने वाले हैं, CrNH3 होल 4 Cl2 प्लस एंड Cl माइनस। ठीक है, तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आई की वैल्यू जो है वो 3 आएगी, मतलब नंबर ऑफ आयंस 3 आएंगे, बिकॉज अल्फा की वैल्यू 1 कंसीडर की गई है, इसलिए ऑप्शन ए जो है दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल कोबाल्ट+2 कॉम्प्लेक्स हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 3.95 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, सो बेसिकली 3.95 बोर मैग्नेटॉन की बात की गई है। 3.95 बोर मैग्नेटॉन की बात की गई है, इसका मतलब म्यू की वैल्यू रहेगी √15 और म्यू की वैल्यू √15 है। इसको अगर हम लोग इक्वेट करें √(n(n+2) से तो n की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 3। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग
3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखना चाह रहे हैं। ठीक, अब इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं, सो कोबाल्ट प्लस 2, अगर कोबाल्ट प्लस 2 है तो कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास 3d7 है। पहले में हम देखेंगे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो है, बट यहाँ पे D7 कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड में अगर हम लोग देखेंगे T26Eg1, तो T26Eg1 में आप देखेंगे केवल एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए बी भी पॉसिबल नहीं है। सी में आप देखेंगे T25 एंड Eg2, तो यहां देखिए इस तरह का कुछ डायग्राम बनेगा। ठीक है, ये हम लोगों ने बना लिया T2G5 एंड Eg1, और यहां आप देख सकते हैं D7 कॉन्फ़िगरेशन भी है और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, इसलिए सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। लास्ट में आप देखेंगे T2E4 एंड T23, विच इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल बिकॉज ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बता रहा है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है, इसलिए ऑप्शन सी जो रहेगा वो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। अगले सवाल में देखते हैं, आपसे पूछा गया है ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करें जिसमें सेंट्रल एटम के पास में D4 कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, सो वी आर लुकिंग एट D4 कॉन्फ़िगरेशन हियर। सिंपली हम लोग चार्ज निकाल सकते हैं और वहां से फटाफट काम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं FeO4 -2, इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं चार्ज आयरन पे। आयरन को एक्स रख के हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू +6 आएगी। डेफिनेटली ये करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है। MnCn6 -3, तो एक्स की वैल्यू +6 आ रही है, बेसिकली इसको आप समझिए Fe+6 अगर मैं लिखूंगा तो ये कॉन्फ़िगरेशन 3d2 आएगा। ठीक है, 3d2 आएगा, इसलिए सही ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट में अगर हम लोग देखेंगे MnCn6 -3, तो MnCn6 के अंदर दोबारा से हम लोग चार्ज निकाल सकते हैं Mn पे, सो -3 टोटल चार्ज है, एक्स रख के 6 × -1 फॉर साइनाइड, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास +3 आ जाएगी। बट अगर हम लोग Mn+3 का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जैसा आप समझते हैं कि Mn का कॉन्फ़िगरेशन रहता है 4s2 3d5, तो Mn+3 का कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगा आपके पास में 3d4। तो यस, डेफिनेटली बी वाला सही रहने वाला है। सी पे जाते हैं, तो ये हो गया हमारे पास FeCN6 -3। फिर से हम लोग चार्ज निकाल सकते हैं, तो चार्ज दोबारा से मैं समझता हूं कि +3 आने वाला है, एक्स की वैल्यू +3 हो जाएगी हमारे पास। एक्स की वैल्यू +3 आ गई, इसके बाद में अगर हम लोग Fe+3 का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ये 3d5 आ जाएगा, और 3d5 भी हम लोग नहीं देख रहे, इसलिए ये भी सही ऑप्शन नहीं होने वाला है। अगले में हम लोग देखेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा मिस्टेक कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे इसको थोड़ा अनोखे तरीके से लिखा हुआ है, ये डाइमर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये जो डी वाला है इसको हम लोग थोड़ा और क्लियरली लिख लेते हैं। हम लोग को लिखा हुआ है Cr2OCOMe होल 4 एंड H2O होल ट्वाइस। ठीक है, तो ओवरऑल चार्ज 0, तो 0 रख देते हैं हम लोग चार्ज, 2 Cr यूज किया हुआ है। ये एसिटेट आयन जो है, ये बेसिकली आपको एसिटेट आयन दिया हुआ है, और एसिटेट आयन के ऊपर चार्ज -1 होता है। ये लिगेंड जो है इसके ऊपर चार्ज -1 है, सो 4 टाइम्स ऑफ -1 एंड एक्वा एज ए न्यूट्रल लिगेंड, ये 0 हो जाएगा हमारे पास में। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम देख सकते हैं +2 है। अब क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन जो रहता है वो 4s1 3d5 होता है, और इससे अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाए तो क्रोमियम +2 का जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा ये भी 3d4 कॉन्फ़िगरेशन आने वाला है, इसलिए डी वाला जो है ये भी करेक्ट मैच रहने वाला है। लास्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं NiF6 -2, तो NiF6 -2 को अगर हम लोग कंसिडर करें, यहां पे निकेल पे हम लोग फटाफट चार्ज निकाल सकते हैं। निकेल पे अगर हम लोग चार्ज निकालते हैं तो इस पे चार्ज आ जाता है +4, मतलब हम लोग सोच रहे हैं निकेल +4 को। अब निकेल का जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो 4s2 3d8 होता है, और इससे 4 इलेक्ट्रॉन अगर हम लोगों ने निकाल लिए तो हमारे पास 3d6 कॉन्फ़िगरेशन आएगा, जो अगेन करेक्ट नहीं रहने वाला है। तो मैं देख सकता हूं कि बी और डी जो है ये करेक्ट रहने वाले हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट सवाल की बात करें तो यहां बोला गया है कि 1 मोल ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका फॉर्मूला हमें दिया हुआ है CONH3 होल 5 Cl3। ठीक है, मतलब ये कंबाइंड फॉर्मूला दिया हुआ है, हमको ये डिटरमाइन करना है कि कॉम्प्लेक्स स्फीयर में क्या है। गिव्स 3 मोल्स ऑफ आयंस ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर। अब देखिए 3 मोल्स ऑफ आयंस बोला है, यहां से सबसे पहले दिमाग चलना चाहिए कि एक कॉम्प्लेक्स आयन होगा और 2 क्लोराइड आयन होंगे, बिकॉज NH3 एक आयन नहीं है। सो NH3 अगर कॉम्प्लेक्स के बाहर रहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको 2 Cl को कॉम्प्लेक्स के बाहर रखना ही पड़ेगा, तभी हमारे पास टोटल 3 आयंस आ सकते हैं। अगर तीनों Cl को हम लोग कॉम्प्लेक्स के बाहर रख देते तो 3 Cl के आयंस और एक कॉम्प्लेक्स आयन, हमारे पास टोटल 4 आयन हो जाते। तो यहां से ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है कि 3 मोल्स देता है ये आयंस के, इससे मुझे यह आइडिया लग गया कि 2 Cl कॉम्प्लेक्स के बाहर रहने वाले हैं, 2 Cl जो रहेंगे वो काउंटर आयंस बनने वाले हैं। ठीक है, 1 mole of same complex reacts with excess of AgNO3 to yield 2 moles of AgCl। ठीक है, चलिए वह हम लोगों ने पहले ही थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर लिया है कि 2 क्लोराइड बाहर रहने वाले हैं, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरह ट्रीट की जा सकती है कि AgNO3 जो है वो फ्री Cl माइनस से रिएक्ट करेगा और 2 AgCl के पीपीटी देने वाला है। सो जो बात हम लोगों ने सोची थी उसी को जस्टिफाई कर रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ ऑप्शंस में आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जहां पे 2 Cl आपके काउंटर आयन बने हुए। अब चेक कर सकते हैं, पहला वाला गलत है बिकॉज यहाँ पे एक ही Cl काउंटर आयन है, दूसरा वाला फिर से गलत होगा बिकॉज यहाँ पे एक भी Cl काउंटर आयन नहीं है, तीसरा वाला जो है वो डेफिनेटली मुझे लगता है सही रहने वाला है। पर यहाँ पे आप देखेंगे तो डेफिनेट सी बात है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखना है आपको और 2 Cl को बाहर रखना है तो सी ऑप्शन जो है वही एक पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि डी वाले में अगर आप देखेंगे तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 आयंस तो मिलेंगे, बट दिस नॉट गोइंग टू बी एन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, इसलिए ऑप्शन सी जो रहेगा वो एक करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये इस तरह के क्वेश्चंस डी ब्लॉक में भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी हिस्सा हो सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट वाली जो चीज है वो डी ब्लॉक के थ्रू भी पढ़ी जा सकती है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के थ्रू भी पढ़ी जा सकती है। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को मेटल आयंस दिए हुए और हमको कॉन्फ़िगरेशन लिख के फटाफट n पेड इलेक्ट्रॉन्स पता करने है ना। यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट 3.87 है, इसका मतलब n की वैल्यू 3 रही होगी, 0 है मतलब डायमैग्नेटिक है, n की वैल्यू 0 रही होगी, 1.73 मतलब n की वैल्यू 1 रही होगी और 2.84 है मतलब n की वैल्यू 2 रही होगी। ठीक है, इसको आप बड़े सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। जब n की वैल्यू 0 होती है तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, जब n की वैल्यू 1 है तो मैग्नेटिक मोमेंट इज 1.73 और यू कैन से 1 पॉइंट समथिंग। जब n की वैल्यू 2 है तो मैग्नेटिक मोमेंट 2 पॉइंट समथिंग, n की वैल्यू 3 मैग्नेटिक मोमेंट 3 पॉइंट समथिंग, फॉर 4 इट इज 4 पॉइंट समथिंग एंड 5 पॉइंट समथिंग। मतलब जो भी n की वैल्यू होगी मैग्नेटिक मोमेंट का इंटीग्रल पार्ट उसी वैल्यू को शोकेस करेगा, है ना। तो मैंने इसको फटाफट n की वैल्यूज लिख दी है ताकि हम लोग क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर पाए। अब देख सकते हैं टाइटेनियम +3, तो टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन आप समझते हैं 4s2 3d2 होता है और 3 इलेक्ट्रॉन अगर इससे निकाल लिए जाए तो 3d1 कॉन्फ़िगरेशन आएगा, मतलब n की वैल्यू 1 आ जाएगी हमारे पास। अगर n की वैल्यू 1 आ जाएगी तो a से मैच करेगा थर्ड वाला। ठीक है, वेनेडियम +2 की बात करते हैं। वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन जो रहता है वो 4s2 3d3 होता है और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, इसका मतलब हमारे पास में 3d3 कॉन्फ़िगरेशन रहने वाला है और देख सकते हैं n की वैल्यू 3 रहेगी, तो n की वैल्यू 3 रहेगी, इसलिए इससे फर्स्ट वाला मैच करेगा। निकेल +2 की बात की जाएगी। निकेल +2 का कॉन्फ़िगरेशन, निकेल का कॉन्फ़िगरेशन रहता है 4s2 3d8 और 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम लोगों ने निकाल लिए तो हमारे पास बच जाएगा 3d8। ठीक है, 3d8 को थोड़ा साफ बना लेते हैं हम लोग ताकि चीजें क्लियर हो जाए। तो ये देखिए हम लोग 3d8 ड्रॉ कर रहे हैं और यहां से मैं क्लियरली देख सकता हूं n की वैल्यू 2 रहने वाली है। बिकॉज n की वैल्यू 2 रहने वाली है तो ये 4 से मैच करेगा। और Sc+3 है ना भाई, Sc+3 बड़ा ही फेमस आयन है, सबको पता है। Sc+3 जो रहता है कलरलेस रहता है बिकॉज इसका कॉन्फ़िगरेशन d0 रहता है, क्योंकि स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन रहता है 4s2 3d1 और इससे अगर हम लोग तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो ये बन जाता है 3d0, मतलब n की वैल्यू हो गई 0 और ये बन गया डायमैग्नेटिक,
तो बेटा ये सेकंड वाला जो है ये इससे मैच कर जाएगा, है ना। तो अब हमारे सामने क्लियरली आंसर्स है, हम लोग ऑप्शन टिक कर सकते हैं। सो ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, ये ऑप्शन जो है ये मेरा करेक्ट ऑप्शन बनने वाला है। नेक्स्ट इज अ रियली गुड क्वेश्चन। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा आपको डेटा लगेगा, थोड़ा सा आपको पहले से चीजें पढ़ी होनी चाहिए, तब इस क्वेश्चन को आप सक्सेसफुली सॉल्व कर सकते हैं। मैं पहले आपके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूं, फिर थोड़ा सा इसको जस्टिफाई करते हैं ना। तो जब EN लिगेंड, इथाइलिन डायमीन, इथाइल 1,2 डायमीन, है ना, इस लिगेंड को ऐड किया गया है प्रोग्रेसिवली, धीरे धीरे एक निकेल +2 के एक्वस सोल्यूशन में ऐड किया गया है, तो कलर चेंज का सीक्वेंस क्या रहने वाला है, ये हमसे पूछा गया है। अब सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको यह रहना चाहिए कि निकेल +2 का कलर क्या है। अगर आपको इतना भी पता होता कि निकेल +2 का कलर क्या है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होते हैं, बिकॉज आप ये याद रखिए निकेल +2 जो रहता है, इनके सॉल्ट्स पीकॉक ग्रीन कलर के होते हैं। पीकॉक ग्रीन कलर रहता है, एक अनोखा सा ग्रीन कलर रहता है निकेल +2 का, है ना। तो निकेल +2 का जो एक्वस सोल्यूशन है वो भी ग्रीन कलर का आने वाला है। और जैसे हम लोग देख रहे हैं शुरुआत में निकेल +2 ही रहा होगा। अगर हम लोग सीक्वेंस देखें तो पहले इसको भी समझ लीजिए, NiH2O होल 6 +2 का कॉम्प्लेक्स है हमारे पास में, ये हमारे पास ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स रहेगा, जैसे मैंने आपको समझाया निकेल +2 का सॉल्ट ग्रीन कलर का है। और अगर इतना इंफॉर्मेशन भी पता होता तो केवल एक ही ऑप्शन है जो उसको सपोर्ट कर रहा है, और ऑप्शन सी जो है वही हमारा करेक्ट आंसर भी रहने वाला है। और जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे इसके अंदर इथेन 1,2 डायमीन या इथाइलिन डायमाइन लिगेंड ऐड करेंगे, तो यह लिगेंड एक्सचेंज प्रोसेस होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि EN जो है वो एक चिलेटिंग लिगेंड है। ठीक है, इफेक्ट को बोलते हैं मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट, जिसकी वजह से हमारा KF का जो वैल्यू रहता है वो बढ़ जाता है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, चिलेशन के कारण EN जो रहता है ये H2O को डिस्प्लेस कर लेगा, तो जो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स हमारे पास बनेगा ये NiH2O होल 4 EN बनने वाला है। यहाँ पे चार्ज अभी भी +2 रहेगा, और जैसे जैसे प्रोसेस होगा ये कलर धीरे धीरे ब्लूइश से डार्क ब्लू की तरफ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास में ये बनने वाला है पेल ब्लू कलर। दोबारा से अगर हम लोग इसके अंदर EN ऐड करेंगे तो फिर से 2 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे, और हमारे पास बन जाएगा NiH2O होल ट्वाइस EN होल ट्वाइस +2 है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कलर ब्लू है। और फाइनली एक और EN ऐड करने पे आप देख सकते हैं कि फाइनल हमारे पास आ जाएगा NiEN होल थ्राइस +2, जो डीप ब्लू या वायलेट कलर की तरह इमेजिन किया जाता है। डीप ब्लू भी बोलते हैं बहुत सी बार, डार्क ब्लू, वेरी डीप ब्लू, वायलेट। तो ये इंफॉर्मेशन आपको डेफिनेटली याद होनी चाहिए कि NiEN3 का कलर जो रहता है ये वायलेट कलर का होता है, बिकॉज इस इंफॉर्मेशन को हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस के अंदर भी बराबर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो लाइक आई सेड, ये जो बीच के कलर होते हैं ये जनरली मेमोराइज नहीं होते बच्चों को, और आपको इतना डेटा मेमोराइज करना भी नहीं था। आप सिर्फ ये पता कर लेते कि निकेल +2 का कलर क्या है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होता। या फिर जैसे मैंने आपको आखिरी इंफॉर्मेशन बताई, ये वायलेट कलर होता है, ये भी एक वाइटल इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इसको सॉल्ट एनालिसिस के अंदर यूज किया जाता है। तो जैसा हम लोगों ने बोला था, ऑप्शन सी जो रहेगा वो डेफिनेटली करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया है कंडीशंस एंड कॉन्सिक्वेंस दैट फेवर्स T2G3 एंड EG1। अब यहां एक क्लियर सी बात है, T2G3 EG1 की बात कर रहा है, तो बैक पेयरिंग नहीं हुई है। और बैक पेयरिंग नहीं हुई है इसका मतलब आपका लिगेंड होने वाला है वीक फील्ड लिगेंड, और जो कॉम्प्लेक्स बनने वाला है वो बनने वाला है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो कंडीशन हो गई लिगेंड, और कॉन्सिक्वेंस हो गया कौन से टाइप का कॉम्प्लेक्स। क्योंकि देखिए आप यहाँ पे D4 की बात की जा रही है, अगर ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो बैक पेयरिंग हो जाती, और हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आने वाला था T2G4 EG0, और उसके अंदर हमारे पास में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम आते। अभी हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे, अगर बैक पेयरिंग हो जाती तो हमारे पास केवल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते, और उस केस में जो कॉम्प्लेक्स बनता वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता। तो यहाँ पे हम लोग 2 चीज देख रहे हैं, लिगेंड होना चाहिए वीक फील्ड लिगेंड, और कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो दोनों फैक्ट को जो सपोर्ट करेगा
वो ऑप्शन बी जो रहेगा ये करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, पूछा गया है मेटल आयन whose electronic configuration is not affected by the nature of ligand and which gives a violet color in non-luminous flame under hot conditions in boron bead test। देखिए बड़ा सही क्वेश्चन है, यहाँ पे काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको लगेगी। पहले तो ये सॉल्ट एनालिसिस का पार्ट है जिसको इससे इंटीग्रेट किया गया है बेसिकली, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन का बोल सकते हैं, दोनों चैप्टर्स का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और सॉल्ट एनालिसिस दोनों का यूज करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई एम श्योर काफी बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा लड़खड़ाए जरूर होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ चीजें समझिए। पहले ये वॉयलेट कलर की बात कर रहा है, फिर ये नॉन ल्यूमिनस फ्लेम की बात कर रहा है। ये नॉन ल्यूमिनस फ्लेम क्या होता है? नॉन ल्यूमिनस फ्लेम मतलब आप जो फ्लेम का ब्लू पार्ट रहता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जिसको बोलते हैं, वो नॉन ल्यूमिनस फ्लेम होता है, ठीक है। तो हम लोग ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की बात कर रहे हैं, हम लोग ब्लू फ्लेम की बात कर रहे हैं, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम बोलते हैं। और ल्यूमिनस फ्लेम जो रहेगा वो येलो वाला पार्ट जो रहता है फ्लेम का, उसको ल्यूमिनस फ्लेम बोलेंगे। ये नॉन ल्यूमिनस फ्लेम है ना, ब्लू कलर का फ्लेम जो है नॉन ल्यूमिनस फ्लेम है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की बात की रही। और यहाँ पे हॉट कंडीशन भी बोला गया है। अब देखिए दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हॉट कंडीशन और कोल्ड कंडीशन में बोरेक्स बीट के टेस्ट अलग अलग आते हैं, बोरेक्स बीट के कलर्स अलग अलग आते हैं। तो अभी हम लोग अगर देखें क्रोमियम, ये येलो कलर शो करता है, यहां पे क्रोमियम है। एमएन की बात करें, ये वायलेट कलर देता है। फिर निकेल की बात करें, ये भी वायलेट कलर देता है। उसके बाद में टाइटेनियम की बात करें तो यहां देखिए टाइटेनियम जो है ये येलो ब्राउन कलर देता है और ये वायलेट भी देता है। और यहीं पे डिफरेंस आएगा, हम लोगों ने जो शब्द यूज किया है हॉट कंडीशन, इसमें टाइटेनियम गिव्स यू अ वायलेट कलर इन कोल्ड कंडीशंस ड्यूरिंग अ बोरेक्स बीट टेस्ट। बट ये अगर हॉट की बात करें, हॉट कंडीशन की बात करें, तो हॉट कंडीशन के अंदर हम देख सकते हैं कि क्रोमियम और टाइटेनियम ये दोनों ऑप्शंस आउटराइटली रिजेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि हॉट फ्लेम के अंदर वायलेट कलर केवल दो आते हैं, एमएन और निकेल। अब अगर हम लोग बात करें Mn+2 की, तो ये कॉन्फ़िगरेशन है 3d5। और अगर ये कॉन्फ़िगरेशन 3d5 है तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास रहेगा T2G3 एंड Eg2, वेयर इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन रहेगा T2G5 एंड Eg0। बोलने का मतलब है नेचर ऑफ लिगेंड से Mn+2 का कॉन्फ़िगरेशन इफेक्ट हो रहा है। और अगर हम लोग निकेल+2 की बात करें, ये 3d8 कॉन्फ़िगरेशन है। आप लिगेंड यूज करिए वीक फील्ड लिगेंड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दोनों ही केस में आपके पास में कॉन्फ़िगरेशन रहने वाला है T2G6 एंड Eg2, है ना। तो आप देख सकते हैं कि दोनों कंडीशन जो सेटिस्फाई कर रहा है वो निकेल रहने वाला है। ये वायलेट कलर भी देता है हॉट कंडीशन में और साथ में कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज नहीं होता। सो लाइक आई सेड, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसका ऑप्शन Ni+2 सही रहने वाला है। ऑप्शन सी जो रहेगा ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। 15th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ हम लोग को कुछ लिस्ट दी हुई है कॉम्प्लेक्सेस की और हमको हाइब्रिडाइजेशन पता करना है ना। बिल्कुल सिंपल रूल्स हम लोगों ने जो पढ़े हुए हैं वीबीटी के दौरान, जिसको पढ़ा हुआ था, या फिर आप सीएफटी भी इस्तेमाल कर सकते थे। दोनों से आपके आंसर्स लगभग सेम आते हैं, बिकॉज यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस नहीं है, तो हमारे आंसर किसी से भी निकाल सकते हैं। पहला वाला जो है ये CO, दिस इज नॉट अ कैपिटल O, ये CO कोबाल्ट फ्लोराइड की बात की गई है, कोबाल्ट हेक्सा फ्लोराइड वाले कॉम्प्लेक्स की बात की गई है, COF6-3। अब देखिए मैं डायरेक्ट रूल्स यूज कर देता हूं। यहाँ पे कोबाल्ट का +3 है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन 3d6 है, और फ्लोराइड एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो बैक पेयरिंग नहीं होगी। और 3d6 कॉन्फ़िगरेशन में अगर बैक पेयरिंग नहीं होगी तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन जो आने वाला है वो आने वाला है sp3d2, ठीक है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हमारे पास बनेगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमारे पास बनेगा, तो sp3d2 मतलब A के साथ मैच करने वाला है थर्ड वाला। NiCl4 के अंदर आप देख सकते हैं निकेल+2 है, कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास 3d8 है। अब 3d8 है बट ये क्लोरीन है जो एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया है इसके बारे में। निकेल+2 अगर वीक फील्ड के साथ रहेगा तो टेट्राहेड्रल बनाएगा और स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ रहेगा
तो स्क्वायर प्लेनर बनाएगा। ये वीक फील्ड है इसलिए टेट्राहेड्रल है और हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे रहने वाला है sp3। ठीक है, तो sp3 वाला इसको मैच कर रहा है, इसका मतलब सेकंड वाला इसको मैच करने वाला है। ठीक है, फिर से दोबारा से यहाँ पे कोबाल्ट है तो CONH3 होल 6 प्लस 3 है ना। आप देखिए वापस से CO प्लस 3 है जो अभी डिस्कस किया गया था, 3d6 कॉन्फ़िगरेशन है। NH3 CO प्लस 3 के लिए एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, मतलब बैक पेयरिंग होगी, और बैक पेयरिंग होगी तो आपके पास में आ जाएगा D2sp3 या आएगा इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। D2sp3 की बात कर रहे हैं इसलिए C के साथ मैच करेगा 1। और डी वाला केस भी निकेल का ही यूज किया हुआ है, मतलब निकेल प्लस 2 जो कॉन्फ़िगरेशन है 3d8 और साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए हमारे पास बनने वाला है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जिसका हाइब्रिडाइजेशन रहेगा DsP2। ठीक है, तो DsP2 रहेगा, मतलब डी का जो रहेगा करेक्ट मैच 4 रहेगा। और हम लोग फटाफट ऑप्शन चेक कर सकते हैं, तो ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4, डी ऑप्शन जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। अगले सवाल में देखते हैं, तो दोबारा से हमारे पास एग्जैक्टली जैसा हम लोग देख रहे इतने टाइम से वीबीटी से क्वेश्चंस आते ही हैं और वापस से वीबीटी या सीएफटी किसी से भी बोल लीजिए उसके कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके साथ कुछ चीजें बताई गई है। दिस इज अगेन अ कोबाल्ट MnBr4-2 है ना। MnBr4 के अंदर हम देख सकते हैं Mn+2 है, Mn+2 है मतलब D5 कॉन्फ़िगरेशन है। D5 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, उसके बाद में आप देख रहे हैं कि Br जो है ये एक वीक फील्ड लिगेंड है। क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, हाइब्रिडाइजेशन बनने वाला है sp3, बैक पेयरिंग नहीं हुआ है इसलिए पैरामैग्नेटिक बनने वाला है। तो sp3 और पैरामैग्नेटिक ए जो है इससे मैच करने वाला है फोर्थ। FeF6-3, Fe के ऊपर +3 चार्ज है, Fe पे +3 चार्ज है मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन आपका हो गया 3d5। एंड लिगेंड अगेन आप देख सकते हैं कि फ्लोराइड एक वीक फील्ड लिगेंड है बट कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब या तो sp3d2 बनेगा या D2sp3 बनेगा। तो वीक फील्ड लिगेंड में बैक पेयरिंग नहीं होगी इसलिए हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा sp3d2। एंड क्योंकि बैक पेयरिंग नहीं हुई है तो हमारे पास दोबारा से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ये sp3d2 एंड पैरामैग्नेटिक कैटेगरी आ जाएगी, इसलिए ये सेकंड वाला सही मैच होगा। नेक्स्ट वाला सी वाला देखिए, यही डिस्कशन बेसिकली पहले भी किया गया था। कोबाल्ट+3 के लिए नॉर्मली O- से जब डोनेशन होता है, नॉट H2O, O- से जब डोनेशन होता है तब कुछ लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह भी बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सिलेट यहाँ पे यूज किया गया है। ऑक्सिलेट इज नॉर्मली कंसिडर्ड टू बी अ वीक फील्ड लिगेंड बट इन केस ऑफ कोबाल्ट+3 इट विल बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया कोबाल्ट+3, कोबाल्ट+3 का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d6। ठीक है, 3d6 है बट यहाँ पे ऑक्सिलेट लिगेंड जो है इस केस के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, बिकॉज ऑक्सिलेट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, बैक पेयरिंग होने वाली है और हाइब्रिडाइजेशन आपके पास आने वाला है D2sp3। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास रहेगा D2sp3 जो फर्स्ट वाले ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट मैच जो रहेगा ये रहेगा फर्स्ट। एंड देख सकते हैं D6 कॉन्फ़िगरेशन है, बैक पेयरिंग हुई है, सारे इलेक्ट्रॉन्स बैक पेयर हो चुके हैं, इसका मतलब n की वैल्यू 0 आने वाली है तो डायमैग्नेटिक भी रहेगा। लास्टली डी वाला केस पहले भी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया गया है, NiCO4। देखिए कितना इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है NiCO4। जेई मेंस के फर्स्ट सेशन में मतलब जो फर्स्ट सेशन था उसके अंदर 2 बार इसको यूज कर लिया गया। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली इसका आइडिया होना चाहिए। NiCO4 में निकल 0 चार्ज के साथ होता है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है पर ये बैक पेयरिंग करा देता है और s के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी डी में आ जाते हैं। एज अ रिजल्ट स्क्वायर प्लेनर नहीं होता है, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास बनेगा sp3 और sp3 के साथ ये बनेगा डायमैग्नेटिक, बिकॉज यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन आने वाला है वो आने वाला है 3d10 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो आपके सामने आंसर्स की लिस्ट है, ए का 4, बी का 2 एंड सी का 1, डी का 3। ए जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है।
नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। यहां पे पूछा गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स बेस्ड ऑन डेल्टा ओ वैल्यूज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। तो आई वुड रादर गो विद द कैलकुलेशंस, और कैलकुलेशन में जिसकी भी डेल्टा ओ की वैल्यू सबसे कम आई उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी। देखिए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछा है, और ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ। जितनी नेगेटिव डेल्टा ओ आई, मतलब जितना नेगेटिव, जितना कम एनर्जी है उतना ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगा। A more negative value of delta O basically denotes कि आपके T2G पहले भरे हुए हैं, लोअर ऑर्बिटल्स पहले भरे हुए हैं, और लोअर ऑर्बिटल्स जो रहते हैं वो न्यूक्लियस के पास में रहते हैं, इनमें अट्रैक्शन ज्यादा रहता है, इनमें स्टेबिलिटी भी ज्यादा आएगी। ठीक है, तो ये कुछ कंसेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग CFSE की वैल्यूज निकालेंगे, और जिसके अंदर भी सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आई डेल्टा ओ की, वो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स टर्म किया जाएगा। ठीक है, तो पहले में देखते हैं MnCN होल 6 माइनस 3। अब यहां हम लोग देख सकते हैं कि Mn के ऊपर चार्ज +3 है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन 3d4 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए बैक पेयरिंग होगी। देखिए इसका डायग्राम हम लोग बना लेते हैं, या फिर इसको डायरेक्टली बैक पेयरिंग के टर्म्स में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। क्योंकि बैक पेयरिंग हुई है तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा T2G4 EG0। अगर CFSE की वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो यहाँ पे आ जाएगी -0.4 इंटू 4 ऑफ डेल्टा ओ, तो ये आपके पास में आ जाएगा -1.6 डेल्टा ओ। ठीक है, इसके अंदर ऑप्शन वैल्यू आ जाएगी -1.6 डेल्टा ओ। सेकंड में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे COCN6 -4 लिखा हुआ है, मतलब कोबाल्ट जो है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3d7 है, लिगेंड फिर से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब पहले बैक पेयरिंग होगी, तो ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन बनेगा T2G6 EG1। तो अगर CFSE की हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो CFSE की वैल्यू हम लोग देख सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स इन T2G प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इन EG दिस टाइम्स ऑफ डेल्टा O। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -2.4, ये आ जाएगा -1.8 डेल्टा O। ठीक है, ये वैल्यू आप देख सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी -1.8 डेल्टा O। नेक्स्ट वैल्यू देख सकते हैं। अच्छा हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, हालांकि हम लोग पेयरिंग एनर्जी भी यूज करते हैं जब हम लोग इस तरह की चीजें करते हैं, बट यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी कंसीडर नहीं किया गया बिकॉज हमको उसकी वैल्यू नहीं पता। तो आपको ये अज्यूम करना है कि यू हैव टू निग्लेक्ट द पेयरिंग एनर्जी, यू हैव टू गिव द आंसर नॉट कंसिडरिंग द पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे पेयरिंग भी हुई है तो डेफिनेटली सम टर्म ऑफ पेयरिंग एनर्जी विल आल्सो बी प्रेजेंट, बट इस केस में उस पेयरिंग एनर्जी को नहीं माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट वाले में हम लोग डिस्कस करते हैं। सो FeCN6 होल 4, ये फेरोसाइनाइड आयन है भाई हमारे पास, FeCN6 -4, मतलब Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन है, ये 3d6 कॉन्फ़िगरेशन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब T2G में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो आप CFSE की फिर से वैल्यू निकाल सकते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी 6 टाइम्स ऑफ 0.4 डेल्टा O, तो ये आ जाएगा -2.4 डेल्टा O। ठीक है, और लास्ट वाला हम लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास में है FeCN6 -3, मतलब Fe+3 देख रहे हैं हम लोग लिगेंड, Fe+3 आयन देख रहे हैं जहां 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है, और आपके पास में बैक पेयरिंग की वजह से T2G5 का कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ठीक है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो बैक पेयरिंग हुआ है, साइनाइड हमको पता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पे हमारे पास CFSE की वैल्यू देख सकते हैं, ये आ जाएगी 5 टाइम्स ऑफ -0.4 डेल्टा O, which is going to be -2 डेल्टा O। कंसेप्ट हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था, जितनी नेगेटिव वैल्यू आएगी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो यहां से मैं क्लियरली देख सकता हूं कि जो फोर्थ वाला है, जो थर्ड वाला है, वो सबसे ज्यादा नेगेटिव है स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो, बिकॉज स्टेबिलिटी इज मोर नेगेटिव डेल्टा हो। सो थर्ड वाला, फिर 4 देख सकते हैं आप, फिर आप 2 देख सकते हैं और 1 देख सकते हैं, या ऑप्शंस हमको ढूंढना है। सो वी कैन क्लियरली सी ऑप्शन बी जो रहेगा ये करेक्ट ऑप्शन बनने वाला है। और एक अच्छा सवाल था जहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन लग रहा था, जहां पे थोड़ा सा टाइम भी लगने वाला था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस विद ऑड नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंट्रल एटम। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली यस होना चाहिए था, बिकॉज यहाँ पे होमोलेप्टिक पूछा गया है और साथ में पूछा गया है ऑड नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। आपको सिंपली ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है यहाँ पे और आपका काम हो जाएगा। तो पहला वाला होमोलेप्टिक है, दूसरा वाला भी होमोलेप्टिक है, तीसरा वाला हेट्रोलेप्टिक है, चौथा वाला होमोलेप्टिक है और पांचवा भी हेट्रोलेप्टिक है। बिकॉज होमोलेप्टिक की बात की गई है तो मैं सी और ई के लिए तो कैलकुलेशन ही नहीं करने वाला हूं, मैं कैलकुलेशन करने वाला हूं ए बी और सी के लिए, ए बी और डी के लिए। ठीक है, FeO4 -2 की बात कर रहे हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं आयरन पे चार्ज +6 आएगा, जो हम लोग पहले भी एक क्वेश्चन में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Fe+6 है इसलिए कॉन्फ़िगरेशन 3d2 है। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात की गई है, ये ऑड नहीं है, इवन है, इसलिए ये भी हमारे लिए करेक्ट नहीं होने वाला है। सेकंड में देखते हैं तो FeCN6 -3 की बात कर रहे हैं हम लोग, मतलब Fe+3 है और Fe+3 है तो कॉन्फ़िगरेशन 3d5 है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसलिए बी जो है ये करेक्ट रहने वाला है। डी में चेक करते हैं, COCl4 -2 की बात कर रहे हैं, कोबाल्ट +2 आयन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन 3d7 होने वाला है और कॉन्फ़िगरेशन 3d7 होने वाला है, इसका मतलब यहाँ पे भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये भी सही विकल्प होने वाला है। इसका मतलब बी और डी जो है ये करेक्ट है, तो ऑप्शन सी जो है दिस इज गोइंग टू बी अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगेन सॉल्ट एनालिसिस का थोड़ा सा नॉलेज चाहिए होगा इस क्वेश्चन को एस करने के लिए। सॉल्ट एनालिसिस में नॉर्मली कलर्स डिस्कस किए जाते हैं, अगर सॉल्ट एनालिसिस अच्छे से पढ़ाए तभी ये क्वेश्चन आप प्रॉपरली कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि इतने सारे कॉम्प्लेक्सेस जो दिए हुए हैं जिनका कलर येलो है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, येलो कलर के कॉम्प्लेक्सेस पूछे जा रहे हैं, तो आपको सम बताना है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का। ठीक है, म्यू का हमको सम बताना है, पर ऐसी चीजें पहले देखें जो येलो कलर की है। तो K3CONO2 6, यस, ये येलो कलर का कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इसको मैं डेफिनेटली कंसीडर करूंगा। साथ में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोला हुआ है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स तब बनेगा जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा, और यहां मैं सब में देख सकता हूं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ऑल ऑफ देम आर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, है ना। नेक्स्ट वाला K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, डेफिनेट सी बात है, ये बहुत ही फेमस लैब रिएजेंट है, जिसको अगर आपने सॉल्ट एनालिसिस का प्रैक्टिकल किया है, इसके बारे में पढ़ा है, या फिर आपने डी ब्लॉक ही क्यों नहीं पढ़ा है, कहीं पे भी इस इंफॉर्मेशन को डेफिनेटली एनसीईआरटी ने शेयर किया होगा। ये भी येलो कलर का कंपाउंड होता है। ठीक है, तो ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड येलो कलर का होता है। अगर हम लोग K3FeCN6 की बात करें, नाउ दिस इज नॉट गोइंग टू बी येलो कलर्ड, ये ब्राइट रेड कलर का होता है, तो हम लोग इसको कंसिडर नहीं करने वाले। नेक्स्ट बात करें Cu2FeCN6 की, ये चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है ना। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ कॉपर +2 के अंदर इस इंफॉर्मेशन को यूज किया जाता है। तो जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, ये सॉल्ट एनालिसिस का थोड़ा सा नॉलेज डेफिनेटली लगेगा आपको इस क्वेश्चन को एस करने के लिए। तो चॉकलेट ब्राउन कलर का रहता है, और Zn2FeCN6 ये जो रहता है ये ब्लूइश व्हाइट कलर का होता है ना। ये लैब में इसको जब अपन लोग करते हैं, कभी कभार इसको व्हाइट भी लिख देते हैं, इट इज नॉट एक्चुअली व्हाइट, इसमें हल्का सा ब्लूइश टिंज आता है, स्काई ब्लू सा हल्का सा कलर आता है, मिक्स कलर होता है ब्लू और व्हाइट का, है ना। इस तरह का कुछ अनोखा सा पीपीटी बनता है, ब्लूइश व्हाइट पीपीटी बनता है इसका Zn+2। तो हम लोग केवल येलो कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं, मतलब हम इन दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मैग्नेटिक मोमेंट की बात की जा रही है, तो पहले में मैं देख सकता हूं कि यहां से कोबाल्ट +3 है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन D6 आएगा, 3d6 इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए यहां आप देख सकते हैं कि T2G6 Eg0 का कॉन्फ़िगरेशन है और n की वैल्यू 0 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो गई। ठीक है, यहां पे हम लोग देखते हैं तो Fe+2 का आयन है, दोबारा से 3d6 है, और साइनाइड अगेन एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो आपके पास में कॉन्फ़िगरेशन T2G6 Eg0 रहेगा।
दोबारा से इनकी वैल्यू 0 आएगी, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी 0 आएगी, और हमको इन दोनों का सम पूछा हुआ है, तो बेटा टोटल सम जो रहेगा वो भी कितना आने वाला है, 0। तो यहाँ पे आंसर जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी 0। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है जिसका सोल्यूशन आपके सामने है, तो यहाँ पे आंसर आने वाला है 0। ठीक है, तो अब देखिए अगर ओवरऑल एनालिसिस करें हम लोग, क्वेश्चंस वीबीटी से पूछे गए हैं, मैग्नेटिक नेचर से पूछे गए हैं। अब वीबीटी सीएफटी को अच्छे से रिवाइज करिए, मैग्नेटिक नेचर को अच्छे से समझिए। जब आप वीबीटी सीएफटी करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो मैग्नेटिक नेचर कवर हो जाता है। सॉल्ट एनालिसिस के साथ मिला के जरूर कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनाए गए हैं, तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं इसके अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस चैप्टर को लिक्विड सॉल्यूशन से भी रिलेट किया गया है। सो ओवरऑल अगर जेई सेशन 1 की बात करें तो इस चैप्टर से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे और काफी अच्छी वैरायटी भी पूछी गई थी। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट कुछ क्लासेस में हम लोग कुछ और अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और उनका एनालिसिस भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।